हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लास्ट पार्ट कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट सिस इनटू ट्रांस और ट्रांस इनटू सिस, ये इंटर कन्वर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये लेते हैं कैलकुलेशन of number of geometrical isomers, geometrical isomers का नंबर का कैलकुलेशन। इसके लिए दो फॉर्मूला है कि ये जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये अगर n है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड n या C डबल बॉन्ड n या n डबल बॉन्ड n, ये हो सकता है। ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये इसका नंबर अगर कितना है n है, लेकिन ये डबल बॉन्ड कौन सा लेना होगा, कौन सा डबल बॉन्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, केवल उस तरह के डबल बॉन्ड को लेना है। अगर वैसे डबल बॉन्ड का नंबर n है और दूसरा ये यहाँ पर पहला एक ये हुआ और दूसरा है यहाँ टर्मिनल्स आर डिफरेंट, टर्मिनल्स आर डिफरेंट, टर्मिनल्स ये डिफरेंट होना चाहिए। तो टर्मिनल अगर डिफरेंट है तब मतलब दो कंडीशन, डबल बॉन्ड n है और टर्मिनल दोनों साइड से डिफरेंट है, दोनों साइड बराबर नहीं है, तब यहाँ नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा, है ना, कि अगर डबल बॉन्ड का नंबर n है और कैसे डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करे और इसमें टर्मिनल्स डिफरेंट हो, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power n होगा। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। एक तो ये, और दूसरा क्या है कि दूसरा उसी तरह से यहाँ पर कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये जो होगा डबल बॉन्ड्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है उसकी संख्या n है, और दूसरा यहाँ क्या है, टर्मिनल्स आर सेम, ये टर्मिनल्स आर सेम। अगर टर्मिनल सेम है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला ये होता है 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power p minus 1, where ये p क्या होता है, p is equal to n by 2, n by 2 if n is even, n अगर even है, and p is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n is odd, n अगर odd है। ये दो फार्मूला है जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जितना भी होगा या डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होगा तो उसको हम लोग इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिए, मान लीजिए ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, ये Cl, यहाँ क्या हो गया कि इधर CH3, यहाँ देखिए इस जगह हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, है ना,
ये कंडीशन बताए थे ना कि इसमें होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से ये दोनों डिफरेंट है, इधर H और ये पूरा डिफरेंट। उसी तरह इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। तो N का वैल्यू तो 2 हो गया। टर्मिनल्स देखिए, इधर CH3 इधर Cl, साफ दिख रहा है कि टर्मिनल डिफरेंट है। तो ये टर्मिनल्स आर डिफरेंट, ये टर्मिनल्स आर डिफरेंट। तो टर्मिनल जब डिफरेंट है तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर टू द पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और फिर CH2, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। यहाँ पर हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना है। क्या है? डबल बॉन्ड पहले देखते हैं। ये इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, इसके अबाउट भी हो जाएगा और इसके अबाउट भी हो जाएगा। तीनों के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। समझ में आ रहा होगा? ये कंडीशन को अप्लाई कीजिए। पीछे के चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो याद नहीं रहेगा आगे प्रॉब्लम नहीं बनेगा। हमने मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम चीज़ को इसमें मेंशन कर दिया है। इतना से बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन इतना आपको याद रखना पड़ेगा। रिपीटेडली आपको ये याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये तो एक सुविधा है कि आप लोग को मिला हुआ है यूट्यूब में, तो उसको आप जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं और बार बार देख करके चीज़ों को ग्रैस्प करें, समझें, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी बनाएं। इसमें यहाँ पर क्या है? तीनों डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। तो तीनों के, तो यहाँ N का वैल्यू तो 3 आ गया। अब यहाँ टर्मिनल्स यहाँ टर्मिनल सेम है या डिफरेंट? तो यहाँ टर्मिनल क्या है? CH3। यहाँ टर्मिनल क्या है? CH3। तो टर्मिनल तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, टर्मिनल तो सेम दिख रहा है। तो जब टर्मिनल सेम, तो यानी कि टर्मिनल डिफरेंट हो तो ये फॉर्मूला सेम होगा। तो ये इधर वाला अगर सेम होगा टर्मिनल, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ तो टर्मिनल सेम दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, सेम नहीं है। यहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेम केवल अंतिम में देख लेने से नहीं होता, ये कैसे देखना होगा? नंबरिंग करके देखिए। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर हो जाए, जैसा नोमेनक्लेचर में करते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर हो जाएगा तभी टर्मिनल सेम मानेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे गया तो कितना पे आया? 2 पे, 4 पे और 7 पे। और ऐसे गए तो इधर से, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से अगर लिए तो डबल बॉन्ड कहाँ पे? 2, फिर 5 और फिर 7। क्या सेम है दोनों? 2 5 7 2 4 7। डिफरेंट हुआ कि नहीं? तो ये डिफरेंट है, मतलब टर्मिनल क्या हो गया? टर्मिनल डिफरेंट हो गया। और टर्मिनल जब डिफरेंट हो गया तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 to the power 3 यानी कि 8 हो जाएगा।
इसमें ठीक उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3। यहाँ पर डबल बॉन्ड कितना है? इस जगह 2 डबल बॉन्ड, तो दोनों डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो होगा। अब टर्मिनल यहाँ सेम है या नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7, एक तो n का वैल्यू तो यहाँ 2 हुआ। टर्मिनल्स क्या है, सेम या डिफरेंट? तो इधर से लिए तो कितना पे आया? 2 पे और 5 पे, 2 5 है ना। और इधर से अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना पे? 2 पे और 5 पे। इधर से भी 2 5 बराबर हो गया टर्मिनल्स, ये हो गया सेम। और टर्मिनल्स अगर सेम हो गया मतलब अब यहाँ फॉर्मूला नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power p minus 1। तो यहाँ बताइए p क्या होगा? p का वैल्यू हमने बताया था, n तो इवन है, n जब इवन होगा तो n/2 यानी कि 2/2 दैट इज 1, p का वैल्यू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 to the power n का वैल्यू 2, 2 minus 1 plus 2 to the power 1 minus 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इस जगह 2 to the power 1 plus 2 to the power 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा? ये 3। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। वैसे ही ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ क्या होगा? n का वैल्यू कितना? इस डबल बॉन्ड के अबाउट तो शो कर ही देगा, और इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो होगा नहीं, इधर CH2 है, इसलिए n का वैल्यू यहाँ सिर्फ 1 और टर्मिनल्स तो सेम है नहीं, इसलिए टर्मिनल्स यहाँ पर तो डिफरेंट हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 2 to the power 1, कितना? 2। ऐसे ही इसको अगर हम लोग लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और CH2 CH डबल बॉन्ड CHCl, इसका अगर निकालना होगा तो इसमें कितना? तो यहाँ तो 2 डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड हैं? इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, याद है ना? हमने बताया था लगातार डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्यूमुलिन कहते हैं, और क्यूमुलिन में जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, इवन नंबर में होता है। तो यहाँ तो 2 है, इसमें होगा नहीं, यहाँ इसके अबाउट होगा और इसके अबाउट भी होगा, इसीलिए यहाँ n का वैल्यू 2 हो गया। टर्मिनल्स यहाँ पर डिफरेंट हो गया, और टर्मिनल डिफरेंट होने से यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर
कितना हो जाएगा, 2⁻², यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब अगर हम लोग लेते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ये क्या करेगा, यहाँ पर शो होगा या नहीं। तो इस जगह हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड कितना है, इस जगह डबल बॉन्ड, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड के अबाउट तो होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट भी होगा, यानी कि ये तीनों डबल बॉन्ड को n = 3 ना गिने, क्योंकि ये पूरा एक पार्ट है, इसलिए n का वैल्यू यहाँ पर 2 ही काउंट करना पड़ेगा, और n अगर 2 होगा, और टर्मिनल्स तो डिफरेंट है ही, इधर ट्रिपल डबल बॉन्ड 3 बार है, उधर एक ही, तो टर्मिनल्स डिफरेंट, टर्मिनल्स यहाँ डिफरेंट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा, यहाँ 2⁻², यानी कि 4 हो जाएगा। ऐसे दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl, इधर Br, और यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी होगा, इसके अबाउट भी, इधर भी यहाँ CH3, इधर भी CH3, तो यहाँ से 1 2 3 देखिए Cl आ गया, और 4 5 6, तो यहाँ 3 पे क्लोरीन, 4 पे, और अगर ऐसे लेंगे तो 1 2 3, यहाँ 4 5 6, तो यहाँ 3 पे ब्रोमीन, 4 पे क्लोरीन, टर्मिनल्स डिफरेंट, तो n का वैल्यू 2, और टर्मिनल्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट, इसीलिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा, यहाँ 2⁻, यहाँ पे 2, यानी कि 4 हो जाएगा। अगर इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस तरह से ऐसे दिया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर दिया गया Cl, यहाँ पर भी दिया गया है Cl, तब क्या होगा, तब तो n का वैल्यू हो गया 2, लेकिन टर्मिनल्स यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेम, टर्मिनल जैसे सेम हो गया, हमें P का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, और P का वैल्यू n/2 यानी 2/2 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 2⁻n-1, क्या होना चाहिए, 2 - 1 + 2 और 1 - 1, P-1, तो 2, और यहाँ 0, 2⁻0 का वैल्यू 1, यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरह से, वैसे ही अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ऐसे
यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ हर डबल बॉन्ड के अबाउट कोई टर्मिनल पे नहीं है, इसलिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा। और टर्मिनल्स यहाँ अगर नंबरिंग करके देखिएगा, टर्मिनल सेम आएगा। जब टर्मिनल सेम आएगा, टर्मिनल्स आर सेम, तो यहाँ तो हमें p का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो p कितना हो जाएगा, n ऑड है तो 3 + 1/2, 4/2 2। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 to the power 3 - 1 + 2 to the power 2 - 1। तो 2 to the power 2 4 और 2 to the power 1 2, कितना हो जाएगा, 6 आइसोमर्स होगा। कुछ स्पेशल केसेस है इसका, जैसे सम स्पेशल केसेस, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया C2FClBrI। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना है, तो इसका यहाँ पर देखिए ये सभी मोनोवैलेंट एटम हैं। तो मोनोवैलेंट एटम है तो इसको अगर IHD निकालने के लिए इसको हम लोग सबको हाइड्रोजन से रिप्लेस करें तो C2H4। तो C2H4 का मतलब चारों मोनोवैलेंट एटम को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, C2H4। तो IHD कितना हो गया, IHD कि इसमें 2 कार्बन है तो सैचुरेटेड होने के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए था, 4 है बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2/2, दैट इज 1 IHD, यानी एक डबल बॉन्ड इसमें होगा, ये एक डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड C, और अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पहले स्ट्रक्चर लिखना होगा फिर उसका, यहाँ पर अब इधर 2 तो F और Cl, तो यहाँ पर Br और I लिए, तो ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, तो इसका तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। कौन कौन, E और Z, यहाँ से ट्रांस तो होगा नहीं। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम लोग, ज़रूरी तो नहीं है कि फ्लोरीन और क्लोरीन ही रखें, हम यहाँ पर Br रख दिए, Cl को इधर ले आए और यहाँ I, तो इसका भी तो 2 होगा। और यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन रखें और यहाँ पर I भी तो रख सकते हैं, तब इधर Cl और Br, तो इसका फिर 2 होगा। और मतलब इसमें एक को फिक्स करके इस Cl को पहले इससे चेंज किए, Cl Br, Cl को यहाँ, Br यहाँ, फिर इस Cl को इससे चेंज किए, ये बना, और सब के 2-2, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल 6 आइसोमर्स हो गया। ये IIT में पूछा हुआ है, इसका C2FClBrI। उसी तरह से अब सेकंड हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये दिया गया है CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और यहाँ पर दिया गया है CH डबल बॉन्ड CH Cl। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखिए, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, लगातार ये स्ट्रेट चेन के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा, इसके अबाउट भी हो जाएगा, और इसके अबाउट भी हो जाएगा। और इस वजह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो n का वैल्यू 3, और टर्मिनल सेम नहीं है, टर्मिनल्स ये डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीधा इसका नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ये हो जाएगा यहाँ पर 2 to the power 3 8। लेकिन अब देखिए, अगर
एक ये कंडीशन कि यहाँ पर CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और CH3 और यहाँ पर भी लिए CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब क्या होगा यहाँ पर? तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके अबाउट तो होगा, इसके अबाउट भी होगा, लेकिन इसके अबाउट होगा क्या? इसके अबाउट तो नहीं होना चाहिए। इसके अबाउट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इसमें तो ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों ग्रुप सेम है, इधर डिफरेंट है, तो इसके अबाउट तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जब सिस होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस होगा तो ये दोनों दो डिफरेंट ग्रुप की तरह माना जाएगा, और जब डिफरेंट माना जाएगा तब तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। यानी एक ही कंडीशन आएगा, जब ये दोनों सिस होगा तो नहीं होगा इसके अबाउट, दोनों ट्रांस होगा तो नहीं होगा, एक सिस एक ट्रांस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा। तो एक सिस एक ट्रांस, वहाँ पर एक बढ़ेगा, ऐसे तो इसके अबाउट नहीं है। तो यहाँ से ऐसे देख लीजिए, थोड़ा इनडायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से ऐसे अगर लीजिएगा तो टर्मिनल तो सेम है, तो डबल बॉन्ड 2, तो यहाँ से होना चाहिए क्या? टर्मिनल सेम। n का वैल्यू अगर 2 है इतना दूर में अगर n का वैल्यू 2 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा? n का वैल्यू 2, टर्मिनल सेम, तो p का वैल्यू 1। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 1 minus 1, तो यहाँ 2 plus 1 3, यहाँ इसके लिए हुआ। लेकिन जब ये सिस होगा और ये ट्रांस होगा उस समय इसका एक बढ़ जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इस वजह से यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर हो जाएगा 3, और उससे एक बढ़ने से 4। इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 होगा। जैसे उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। कौन कौन आएगा? तो एक CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्म देखिए, ये दोनों कौन सा फॉर्म में आ गया? सिस, ये भी सिस, दोनों हाइड्रोजन, तो इसलिए यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। और एक अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, अगर इस तरह से CH3 CH और डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड C और इधर CH3 और यहाँ पर H और फिर यहाँ CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो ये भी ट्रांस हो गया और ये भी ट्रांस, तो ये एक फॉर्म हो गया। इसमें भी इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा नहीं। और अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और इधर अगर लेते हैं H, ये डबल बॉन्ड C, इधर HCH3, तो ये हो जाएगा सिस और ये हो जाएगा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में ये दोनों
डिफरेंट हो गया। अब इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ सिस मिथाइल के तरफ है, ट्रांस मिथाइल की अपोजिट है। तो एक अब यहाँ क्या करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर अब ट्रांस ले लेंगे, डबल बॉन्ड C, CH3 यहाँ H, और इधर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर H और डबल बॉन्ड C, CH3 और यहाँ H। तो ये यहाँ पर ट्रांस हो गया और यहाँ पर ये सिस हो गया। तो ये दोनों दो डिफरेंट माना जाएगा। तो टोटल ये 4, इसके अलावा कोई और ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 आइसोमर्स हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस तरह से कि CH3 और यहाँ पर ऐसे रिंग, और फिर यहाँ पर एक ऐसे रिंग, और यहाँ पर Cl, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो देखिए रिंग को एक डबल बॉन्ड के रूप में लेते हैं हम लोग। तो इस कंपाउंड को क्या, यहाँ H है तो इधर C और इधर क्या हो जाएगा H और CH3, और इस रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड, फिर यहाँ CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ Cl। तो दोनों रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दोनों को एक एक डबल बॉन्ड माने। तो यहाँ n का वैल्यू 2 हो गया, और टर्मिनल तो डिफरेंट है, टर्मिनल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर, इस जगह 2 यानी कि 4 आइसोमर्स। इस तरह से आपको ये बनाना होगा। और फिर साइक्लिक के लिए अलग से हम बता भी रहे हैं, लेकिन हम लोग को रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड मान करके भी चलना पड़ेगा। अब आप लोग को हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसका आप लोग को नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड करना है। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप लोग अभी सॉल्व कीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। देखते हैं आप लोग फॉर्मूला को समझे हैं या नहीं। जैसे इसमें इस डबल बॉन्ड के अबाउट तो होगा नहीं, इसके अबाउट होगा नहीं, सिर्फ इसके अबाउट। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर मतलब 2 टू द पावर 1 2, और यहाँ इसके अबाउट नहीं होगा, इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट होगा। तो टर्मिनल तो डिफरेंट हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा इसका। यहाँ पर भी इसके अबाउट भी होगा, इसके अबाउट भी होगा, टर्मिनल डिफरेंट भी है, तो फिर 2 टू द पावर 2 4। यहाँ क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी होगा, इसके अबाउट भी होगा, और रिंग में भी 2 ब्रांच है तो रिंग के अबाउट भी होगा। तो रिंग को भी एक डबल बॉन्ड मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ n का वैल्यू 3, लेकिन टर्मिनल सेम है, इसलिए p निकालना पड़ेगा। 3 + 1/2 कितना होगा, 4/2। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होना चाहिए, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, 2 टू द पावर 3 - 1 यानी कि 2, फिर 2 टू द पावर p - 1 2 - 1 1। तो यहाँ 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड वैसे ही तीनों रिंग को 3 डबल बॉन्ड मान सकते हैं, और दोनों टर्मिनल सेम है, इसलिए यहाँ भी 6 होगा इसी फॉर्मूला के आधार पर। यहाँ पर क्या है, ये स्पाइरेड है, तो तीनों डबल बॉन्ड लगातार। तो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH Cl, ये पूरा को एक ही मानना होगा, इसलिए इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पर इसके अबाउट भी होगा, इसके अबाउट भी होगा, तो दोनों लेकिन डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस जगह यहाँ रिंग में भी 2 ब्रांच, इसमें भी 2 ब्रांच, लेकिन दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ अगर निकालिएगा तो n का वैल्यू तो 2 आएगा, लेकिन p लेना पड़ेगा, टर्मिनल सेम है,
तो कितना हो जाएगा 2/2 1, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना 2 पर पावर 2 माइनस 1, तो 1 और 2 पर पावर 1 माइनस 1 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 3। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अबाउट होगा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी होगा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा, और रिंग में 2 ब्रांच है लेकिन नहीं होगा क्योंकि एक ब्रांच डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ टर्मिनल भी डिफरेंट, नंबर ऑफ आइसोमर्स 4। यहाँ इसके अबाउट नहीं होगा, इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट होगा, तो ऐसे अगर लीजिएगा तो टर्मिनल्स बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ भी नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 होगा। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग। जैसे पहला मान लीजिए आपको ये दे कि 3 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पर CH3 और इधर CH3, तो क्या होगा, इसके कितने आइसोमर्स होंगे। तो इसको देखिए लिखने का तरीका क्या है, फिर रिंग को तो एक डबल बॉन्ड ही मानना पड़ेगा, तो रिंग को एक डबल बॉन्ड मानेंगे और 2 ब्रांच है, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें एक रिंग को एक डबल बॉन्ड और इधर ब्रांच, यानी इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे देखिए ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये तो तीनों कार्बन रिंग का प्लेन में है और हर कार्बन पे जो 2 बॉन्ड है एक प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लेते हैं वेज के रूप में CH3 ले लिए और ऐसे डैश में यहाँ डैश में H, फिर उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, वेज के रूप में ये ले लिए CH3 और यहाँ डैश में हम लोग H, एक तो ये होगा। अब यहाँ पर दोनों CH3 वेज में, अब मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को यहाँ हम लटका दिए, ये इस कंपाउंड को यहाँ लटका दिए, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें तो दिख रहा है दोनों मिथाइल प्लेन से ऊपर, तो आपको वहाँ से क्या दिखाई देगा, ये प्लेन है, हम इधर खड़े हैं, आप उस साइड हैं, तो इधर से हमें जो ऊपर दिखाई देगा आपको नीचे दिखाई देगा, यानी ये जो इक्विवेलेंट है किसके, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो होगा इस तरह से कि यहाँ पर हम लोग इसको डैश और ये वेज H, ये डैश और फिर ये वेज, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट होगा, इसलिए दोनों को 2 अलग अलग नहीं गिन सकते। एक और क्या होगा कि ऐसे हम लोग लें तो यहाँ पर एक इसको वेज में ले लिए, ये मिथाइल को और हाइड्रोजन को डैश में ले लिए, तो इसको और यहाँ पर वेज में हाइड्रोजन को ले लिए और मिथाइल को डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिस और ये ट्रांस। अब इसी को फिर उल्टा साइड से देखेंगे तो ये वेज में दिखेगा, ये डैश में दिखेगा, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि ये अब वेज में इधर दिखेगा CH3 और ये डैश, ये इसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। फिर उसी तरह से इधर ये हाइड्रोजन दिखेगा डैश में और मिथाइल दिखेगा वेज में, तो ये दोनों सेम ही होगा, यानी इसके कितने आइसोमर्स होंगे, ये 2 आइसोमर्स, एक सिस, ये जो होगा ये सिस है और ये ट्रांस है, ये दोनों को हम लोग आइडेंटिकल ही मानेंगे, ये दोनों और ये दोनों, यानी इसका 2 आइसोमर्स होगा। अब अगर हम लोग को अगला इसमें दिया जा रहा है कि रिंग में अगर 3 यहाँ पर रहे, 3 ब्रांच यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3
और इधर CH3। हाँ, इसमें एक बात और ये ध्यान रखिए, ये CH3 के जगह अगर कोई दूसरा भी ग्रुप हो जाए, मान लीजिए Cl भी हो जाए, तो CH3 की जगह Cl भी आ जाए, तो यहाँ Cl लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 ही होगा। अब यहाँ पर इसमें 3 मिथाइल है, इसके कितने पॉसिबल होंगे, इसको ड्रॉ कीजिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो एक में क्या होगा, अब इसको थोड़ा जल्दी लिखने के, एक में तो तीनों मान लीजिए ऊपर, डैश को हम लिख नहीं रहे हैं, केवल वेज तीनों ऊपर। अगर मिथाइल को ऊपर लिखे तो स्वाभाविक अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन नीचे होगा, तो तीनों ऊपर या तीनों नीचे, बात तो बराबर है। अब कोई 2 ऊपर को 2 को ऊपर कर दे तो तीनों बराबर ही है, किसी भी 2 को ऊपर रखे, इन दोनों को वेज में रख दिए और एक को हम लोग डैश में कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा। अब सोचिएगा तीसरा, यहाँ तो हम तीनों ऊपर था, अब 2 ऊपर हो गया, 1 नीचे, ऐसा नहीं हो सकता 1 ऊपर 2 नीचे। तो ये क्या है, इसको जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें दोनों ऊपर दिखाई देगा, तो आपको उधर से क्या दिखाई देगा, दोनों नीचे। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई और नहीं होगा। देखिए ठीक से समझिए, यहाँ तीनों ऊपर या तीनों नीचे सेम हो गया। कैसे कि यहाँ अगर हम रखते हैं तो तीनों मेरे ऊपर, अगर मेरी तरफ से देखें तीनों हमें एबव द प्लेन दिखाई दे, तो आपकी तरफ से तीनों बिलो द प्लेन दिखाई देगा। इसको क्या, 2 एबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन, तो आपके तरफ से दिखाई देगा 1 एबव द प्लेन 2 बिलो द प्लेन। इसलिए यहाँ पर भी इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होगा। अब हम लोग लेते हैं तीसरा। मान लीजिए कि इसमें जो है ये एक CH3 है और इधर भी CH3 है, लेकिन इधर Cl है, मतलब वहाँ तीनों सेम था। यहाँ अब क्या हो जाएगा, 2 सेम 1 डिफरेंट। तो इसका क्या होना चाहिए, देखिए इसका क्या क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इसका एक तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह हम बना दें, इस जगह इसका क्या हो सकता है कि ऐसे हम लोग लें कि यहाँ पर तीनों ऊपर ऐसे और तीनों नीचे, बात तो बराबर है। अब क्या हो जाएगा, कोई इसमें 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे अब किसको कर सकते हैं, ये दोनों में से किसी एक को या इसको। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एक बार हम इस मिथाइल को नीचे किए और ये मिथाइल ऊपर ही रह गया और ये क्लोरीन भी ऊपर रह गया। और एक बार क्या हो सकता है, हम इस मिथाइल को नीचे करें या इसको, लेकिन अब क्लोरीन को, तो एक बार हम लोग क्लोरीन को नीचे करें तो ये दोनों मिथाइल ऊपर रह जाएगा। इस तरह से मिथाइल और मिथाइल ऊपर रह गया और यहाँ क्लोरीन क्या हो जाएगा, नीचे। तो इस तरह से इसके ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 3। अब अगर मान लीजिए ये 3 मेंबर रिंग है और ये तीनों में डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन।
तो देखिए इस जगह क्या पॉसिबल होगा, एक बार हम लोग इसका जो ड्रॉ करेंगे तो एक बार क्या होगा, तीनों को ऊपर, ये तीनों ऊपर या तीनों नीचे एक ही हो गया, तीनों ऊपर Cl, यहाँ भी ऐसे हम लोग लेंगे ये Br, और एक हम लोग लेते हैं यहाँ पर तीनों में से दो को ऊपर, तो मान लीजिए फ्लोरीन, और हम लोग इस जगह फ्लोरीन को और क्लोरीन को ऊपर रखे और ब्रोमीन को नीचे। एक बार इसमें क्या हो सकता है कि इस तरह से हम लोग अब एक बार क्या करते हैं, फ्लोरीन को ऊपर और ब्रोमीन को ऊपर, फ्लोरीन और ब्रोमीन को ऊपर और यहाँ क्लोरीन को नीचे। और क्या हो सकता है, और एक बार पॉसिबल क्या हो सकता है कि फ्लोरीन को नीचे और क्लोरीन ब्रोमीन इनको ऊपर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर पॉसिबल कितना हुआ, इसमें 4, और कोई पॉसिबल नहीं होगा, ट्राई करके देख लीजिएगा, इसके अलावा कोई और चौथा ये 5वां स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसमें ये तो क्लियर हो गया, यानी कि रिंग में चाहे वो 3 मेंबर्ड हो या 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, रिंग में अगर 2 ब्रांच है यहाँ पर कहीं भी किसी भी पोजीशन पे ए बी, तो इसका 2 आइसोमर होगा। अगर रिंग में यहाँ पर 3 ब्रांच है और तीनों सेम है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट पोजीशन पे, तो इसका तो 2 ही होगा। अगर रिंग में 3 में से 2 सेम है, एक डिफरेंट है, तब तो इसका 3 होगा। और अगर रिंग में तीनों डिफरेंट है, ए बी और सी, तो इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 हो जाएगा। ये एक जनरल, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये निकालना ये ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो जाएगा। और कुछ जो है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, जैसे कोई रिएक्शन दे दिया और इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो हम लोगों ने बेसिक ये समझ लिया, और आगे जहाँ जहाँ रिएक्शन पढ़ेंगे प्रोडक्ट में आसानी से इन्हीं सभी नियमों को लगाकर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन। हम लोग अगला टॉपिक है सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन। देखिए ये सिस फॉर्म है, दोनों ए सेम साइड, यहाँ ए ऑपोजिट साइड ट्रांस। तो इस सिस फॉर्म को हम लोग को ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे तो काफ़ी सिंपल सा लग रहा है कि इस कार्बन को हम पकड़ के रखें और इस कार्बन को यहाँ से घुमा दें तो वो तो बन जाएगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है। लेकिन ये डबल बॉन्ड के वजह से यहाँ रोटेशन तो होगा नहीं, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, और पाई बॉन्ड 2 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। यहाँ पे देखिए इस पर क्वेश्चन है कि 2 ब्यूटीन में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, किस वजह से। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी टेस्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था, इन 2 ब्यूटीन द रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, पहला चॉइस, द ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि इन 2 ब्यूटीन the rotation is restricted, rotation is restricted due to the bond
formed by overlapping of पहला यह गया 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दूसरा 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ तीसरा a sp2 and a sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। क्या क्वेश्चन होना चाहिए? 2 ब्यूटीन, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। देखिए रोटेशन तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है इस जगह, तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पर sp2, इस जगह sp2 और यहाँ पर sp3। तो यहाँ देखकर लग रहा है sp2 के बीच ओवरलैपिंग, तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और 2 sp3 में तो बॉन्ड ही नहीं है, sp2 sp3 में ये बॉन्ड है, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर एक्चुअली रोटेशन जो रिस्ट्रिक्टेड है किसके वजह से? पाई बॉन्ड के वजह से, है ना। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन होता ही है, इट इज द पाई बॉन्ड दैट रिस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन। सो पाई बॉन्ड, एंड यू नो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से नहीं बनता है ना। वो आपको एक ही जगह ऐसा केस मिलेगा, वो है बेंजाइन, वो भी एक स्पेशल केस है, वो आगे जब हम लोग बेंजाइन पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल से उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर यूजुअली पाई बॉन्ड 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, या p और d के बीच भी ओवरलैपिंग से बनता है। लेकिन यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो d ऑर्बिटल का तो चांस ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? D। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो सभी, और मैक्सिमम ये आंसर दे देंगे, क्योंकि दोनों में sp2 है। लेकिन यही ध्यान रखना है कि ये रोटेशन पाई बॉन्ड के वजह से है, और पाई बॉन्ड जो बना है 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। अब हम लोग इधर देखते हैं कि इसमें ये जो कन्वर्सन करना है, तो दिस कन्वर्सन इज पॉसिबल ओनली बाय ब्रेकिंग पाई बॉन्ड। आफ्टर ब्रेकिंग पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी ये कन्वर्सन पॉसिबल है, ये रोटेशन हो पाएगा। तो पाई बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे? तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट कर सकते हैं, है ना। इसका हीट यहाँ पर लिया जा सकता है, एसिड का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बेस का ट्रीटमेंट हो सकता है, या कोई फ्री रेडिकल प्रोमोटर हो सकता है। इन सब के प्रेजेंस में इसको हम लोग ये तोड़ सकते हैं पाई बॉन्ड को, और पाई बॉन्ड तोड़ने से ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सिस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म में या इंटर कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा? विच मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन? नाउ चॉइस इज हीट, सेकेंड UV rays, थर्ड एन एसिड कैटलिस्ट, फोर्थ इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा, क्योंकि हीट
देंगे तो पाई बॉन्ड तो टूट सकता है। यूवी रेज में भी हीटिंग इफेक्ट ही होता है जिससे वो पाई बॉन्ड को तोड़ सकता है। एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट भी पाई बॉन्ड को तोड़ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस जनरली आयनिक कंपाउंड का होता है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड में भी बॉन्ड हाईली पोलर होना चाहिए, तब वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इसलिए ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो दिस कन्वर्सन is possible only after breaking pi bond. Which can be done by heating acid catalyst और ये बेस कैटलिस्ट, ये होमोलिसिस बाय फ्री रेडिकल सप्लायर, ये इसके द्वारा हो सकता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक हम लोग लेते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और ये डबल बॉन्ड CH3 और H। इसको अगर हम लोग हीट करें तो यहाँ पर होमोलिसिस हो सकता है। ये दोनों में हेट्रोलिसिस होता है। हीटिंग में होमोलिसिस भी हो सकता है, हेट्रोलिसिस डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। होमोलिसिस, अब मान लीजिए इसको हीट किए तो यहाँ पर ये बॉन्ड मान लीजिए होमोलिसिस हुआ, तो होमोलिसिस से यहाँ पर CH3 CH और यहाँ CH3 और H, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे अनपेयर्ड हो गया यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया और ये दोनों बल्की ग्रुप सेम साइड, तो यहाँ क्राउडिंग तो जनरेट होगा। यहाँ तो रोटेट नहीं हो पा रहा था, यहाँ तुरंत ये रोटेट हो जाएगा और ये रोटेट हो करके CH3 और ये मतलब ये हर प्रोसेस रिवर्सिबल। ऐसे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3 CH और यहाँ पर इधर H और ये CH3 हो गया। दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अब ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बनाने से CH3 C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH और CH3 ये बनेगा। देखिए हीट करने पर पाई बॉन्ड, मतलब बहुत स्ट्रांगली हीट नहीं करेंगे, इतना हीट करेंगे, पाई बॉन्ड का तो एनर्जी कम होता है, तो पहले पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे और वहाँ सिग्मा बॉन्ड रह गया। अब यह रोटेशन होगा स्टेरिक क्राउडिंग को कम करने के लिए। रोटेट होने के बाद ऑपोजिट चला गया, फिर दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से हम लोग ये सेम इसी का रिवर्स, यहाँ से भी हीट करेंगे तो
ऐसे बनेगा। तो हम लोग अगर सिस को लेंगे हिट करेंगे तो वहाँ से ट्रांस बनेगा, ट्रांस को लेंगे हिट करेंगे तो उससे सिस बनेगा। लेकिन इस मेथड से क्या होगा, सिस और ट्रांस का हमेशा मिक्सचर बनेगा। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जैसे CH3 यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ H, इसको लें 100% या हम लोग ट्रांस को लें, दोनों में से किसी को भी लें ये 100%। तो क्या होगा कि इन दोनों में से किसी एक को हीट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिक्सचर मिलेगा। CH डबल बॉन्ड C और C यहाँ पर इस जगह H और ये CH3 और प्लस यहाँ CH3CH, ये डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 और H, ये दोनों का मिक्सचर मिलेगा। हालांकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ऑलमोस्ट ये 70% और ये 30% होगा, बट वी विल हैव ए मिक्सचर। यहाँ से हम लोग को बिल्कुल एक मिक्सचर मिलेगा। तो चाहे हम लोग सिस से स्टार्ट करें या ट्रांस से, यहाँ पर ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है इसलिए ट्रांस का परसेंटेज ज़्यादा हुआ। ये ज़रूरी है कि हमेशा ट्रांस 70% होगा, वो ग्रुप पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसका परसेंटेज कम होगा। तो ये एक हीट ट्रीटमेंट हुआ। ठीक उसी तरह से हम लोग एक और होमोलिसिस जो होता है आयोडीन के द्वारा भी प्रोमोट होता है। आयोडीन के द्वारा, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन है ऐसे कि यहाँ पर CH3C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH3 और H और यहाँ H, और इस जगह इसको आयोडीन के साथ हम लोग यहाँ पर सनलाइट में यहाँ पर रिएक्शन कराए या हीट किए, सनलाइट लिए और हीट, तो यहाँ पर ये इस जगह ये भी ट्रांस में कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये कन्वर्सन होगा, तो मैकेनिज्म इसका हम लोग इस तरह से लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड C और CH3 और H। सबसे पहले क्या है कि ये जो आयोडीन है ये इसको जब हीट करते हैं या सनलाइट हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर ये टूट जाता है आयोडीन फ्री रेडिकल पे, और इसके साथ यहाँ पर क्या होगा कि आयोडीन फ्री रेडिकल आएगा, इसके पास आयोडीन फ्री रेडिकल, ये आई फ्री रेडिकल क्या होता है, ऐसा है कि जैसा फ्री रेडिकल होगा वो दूसरे से इंटरेक्ट करके उसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना चाहेगा, इसलिए ये यहाँ पर आएगा और इस जगह बॉन्ड बीचों बीच टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ आयोडीन चला जाएगा, तो यहाँ बना CH3 और C इधर H, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, और इधर आयोडीन जुटा और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये रोटेशन हो जाएगा। अब तो सिंगल बॉन्ड हो गया और ये रोटेट हो करके यहाँ क्या बना देगा, ये रोटेशन से अब H रह जाएगा ऊपर, CH3 नीचे आ जाएगा और यहाँ C और इधर I, इधर H और यहाँ पर CH, इधर ये सॉरी यहाँ ऊपर ये तो इधर तो चेंज नहीं हो रहा है, ये I और यहाँ पर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Ci बॉन्ड कमज़ोर होता है, इसीलिए ये फिर क्या होगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने का है, फिर यहाँ से टूटेगा और आयोडीन फ्री रेडिकल यहाँ से फिर निकल जाएगा, आयोडीन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर HCCH3 और ये डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और H हो गया, आयोडीन फ्री रेडिकल फिर अलग हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांस, सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस, यहाँ पर भी लेकिन 100% हम लोग को ये 100% कन्वर्सन नहीं होगा, यहाँ भी हम लोग को मिक्सचर ही मिलेगा। एक तीसरा कंडीशन जो एसिड कैटालाइज्ड ये लेते हैं, तीसरा एसिड कैटालाइज्ड, तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर H और ये डबल बॉन्ड CH3 और H, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, H प्लस आया। H प्लस क्या करेगा, ये आइसोमेरिज्म के पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाए हुए हैं, तो यहाँ क्या होगा, इसके डिमांड पर पाई बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, तो इधर CH3 C, यहाँ पर H और इधर हो जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज, और इधर C और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर H और फिर ये CH3 और यहाँ H। अब ये सिंगल बॉन्ड ये रोटेट कर जाएगा, तो ये जब रोटेट होगा तो रोटेशन से यहाँ H ऊपर आ जाएगा, फिर C, यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ C और इधर CH3, ये H और यहाँ पर H, और इस जगह तो प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड इधर से आ जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से H प्लस निकल गया, तो H प्लस निकलने पर यहाँ H C CH3, ये डबल बॉन्ड C CH3 और H ये मिला। तो यहाँ पर भी ये रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए इस मेथड से भी हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल हैव ए मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर, बट विच वन इज मोर, विच इज मोर स्टेबल, किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा इन दैट मिक्सचर, that component will have more percentage in the mixture which is more stable, मोर स्टेबल, यानी सिस ट्रांस का मिक्सचर तो बनेगा लेकिन ट्रांस का परसेंटेज ज़्यादा होगा, सिस का परसेंटेज ये कम होगा। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक बेस कैटालाइज्ड का एग्जाम्पल। बेस कैटालाइज्ड हम लोग लेते हैं, यहाँ बेस, वो एसिड कैटालाइज्ड था, ये बेस कैटालाइज्ड। जैसे मान लीजिए ये CH3 है और C यहाँ पर H, और इधर हम लोग मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड C, और इधर हम लोग लेते हैं यहाँ पर COH और यहाँ पर H, ये तो सिस फॉर्म है, दिस इज द सिस फॉर्म। अब इसका कोई भी एक बेस के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो बेस के साथ रिएक्शन अगर हम लोग कराएं, जैसे यहाँ पर हम लोग लिए ये N और R3, ये एक बेस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर NR3, ये लोन पेयर ये यहाँ गया और ये बॉन्ड इधर, और रेजोनेंस से ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना,
CH3 C, ये H और यहाँ NR3, और यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस, और इधर C, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ O माइनस, और इधर H, यहाँ पर H। तो देखिए इधर प्लस चार्ज है और वो माइनस चार्ज है, ऑपोजिट साइड है, तो अट्रैक्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रोटेशन हो जाएगा। तो ये रोटेट करके इधर आएगा, तो यहाँ जो रोटेशन हुआ तो CH3 CH और यहाँ पर NR3 इस तरह से है, यहाँ पे प्लस और इधर CH और यहाँ इधर CO, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस और इधर H, तो इसके बीच एक अट्रैक्शन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसको अगर हम लोग हीट करें यहाँ पर, इसके बाद क्या होगा, इसको हीट करने से यहाँ पर अब ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड इधर, और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बना, CH3 C, यहाँ पर H, ये फिर डबल बॉन्ड C H, यहाँ पर C O हो गया और इधर H, और साथ ही साथ NR3 फिर अलग निकल गया। इस तरह से ये सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस पर हम कुछ, एक और तरीका होता है, हालांकि एक और मेथड है इसमें, इपॉक्सीडेशन, मतलब वाया इपॉक्सीडेशन भी ये कन्वर्सन कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ वाया इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन मतलब कोई भी, जैसे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ A और A, यहाँ B, यहाँ पर A और इधर B, ऐसे है। इसको सबसे पहले कोई एक पर एसिड, किसी भी पर एसिड का मतलब यहाँ पर RC�OH, C डबल OH तो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पर एसिड है। इसके साथ अगर हीट करेंगे तो ये इसका एक ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यहाँ पर A, C, यहाँ पर B और इधर C, ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और इधर RCOOH एसिड अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये इपॉक्साइड्स, यहाँ इपॉक्साइड बन जाएगा। ये इपॉक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अब इस इपॉक्साइड को हम लोग जैसे A, C और यहाँ पर B और इधर C, यहाँ पर A, इधर B और यहाँ O, ऐसे लिए। अब इसके पास कोई एक बेस, मान लीजिए हम लोग ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ही ले लिए, टिनफिनाइल और यहाँ लोन पेयर। तो अब क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक पर वो अटैक कर देगा, किसी एक पर। ये भी बेस है, लोन पेयर है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ऐसे भी कम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A, C, यहाँ पर B और इधर O माइनस, इधर C, यहाँ A, इधर B और इधर कौन हो जाएगा, PPH3 यहाँ हो जाएगा, और ये प्लस। तो देखिए ये प्लस और माइनस, फिर अपोजिट साइड, तो यहाँ क्या होगा, इधर ये तेज़ी से, हम लोग कह सकते हैं ये तेज़ी से यहाँ रोटेशन होगा, और इस रोटेशन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, C, यहाँ पर B और इधर C, ये उलट गया, B ऊपर A नीचे, यहाँ पर PPH3 हो गया,
और यहाँ O इसका जो प्लस चार्ज और ये माइनस यहाँ पर बॉन्ड बना देगा। अब ये जो बॉन्ड बना फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पर ये बॉन्ड कमज़ोर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये बॉन्ड इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा और इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, A C यहाँ पर B, ये डबल बॉन्ड C यहाँ पर B और इधर A और इधर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ ऑक्सीजन ये जुट जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं देकर इसको हम लोग ये प्लस माइनस भी दे सकते हैं। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड हो गया और यहाँ पर देखिए सिस से ट्रांस हो गया। पहले क्या होता है, यहाँ पर सिस पूरी तरह से इपॉक्साइड से ये पर एसिड से रिएक्ट करके इसको इपॉक्साइड में कन्वर्ट किया गया। इपॉक्साइड तक में ये सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह हम लोग यहाँ एक बेस लेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये दोनों बराबर है, किसी एक जगह पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये माइनस, यहाँ प्लस, दोनों चार्ज अपोजिट, रोटेट करके एक साइड चला गया, प्लस माइनस में बॉन्ड बना और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड ये अलग हो गया। इस तरह से सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये 100% यहाँ पर याद रहे कि ये 100% सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट होगा। इसके पहले जो था वो एज मिक्सचर होगा, लेकिन यहाँ पर ये 100% कन्वर्ट होगा। यहाँ पर इस जगह ये ट्रांस में, अगर ट्रांस रहेगा तो 100% वो सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस है, इसका आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका प्रोडक्ट लिखना है और फिर हम अगले क्लास में इसका आंसर बता देंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म हो गया। अब अगले क्लास में हम इसका सॉल्यूशन में जितना देर लगे उतना का एक अलग वीडियो हम दे देंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।